हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक दो वीडियो से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को बहुत डिटेल में सीखा है और इसके ऊपर आज तक जो भी एमसीक्यू जो रिलीवेंट है अब करंट सिलेबस के अनुसार जो भी एमसीक्यू होंगे वो अब हम देखते हैं, यानी कि पीवाईक्यू जो आज तक पूछे गए हैं सवाल हैं इस टॉपिक के ऊपर, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम PYQ of photosynthesis in higher plants. So the first MCQ, that is, one scientist cultured cladophora in a suspension of azotobacter. हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट TW इंगलमैन का, जिसमें हमने देखा था कि ही इल्यूमिनेटेड क्या एक ग्रीन अलगी क्लैडोफोरा को प्रिज्म से लाइट पास करके, और वहां पे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था। तो वो एरोबिक बैक्टीरिया यहां पे अजोटोबैक्टर है। बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू प्रिज्म ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया अक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ। तो हमने देखा था कि उन्होंने हमें फर्स्ट एब्सॉर्प्शन, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था लाइट का। तब वहां पे हमने देखा था कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जहां पे जिसे हम यहां पे अजोटोबैक्टर बोलेंगे, वो कहां अक्युमुलेट होगा? जहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन कहां ज्यादा रिलीज होगा? जहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। और हमें पता है कि ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, यानी कि ये अजोटोबैक्टर ज्यादा से ज्यादा अक्युमुलेट होगा कौन से रीजन में? ब्लू एंड रेड लाइट में। तो इसका ऑप्शन हम चूज करेंगे डी, राइट? ओके, देन ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, एनऑक्सीजनिक यानी कि जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसने रिड्यूस किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है हायर प्लांट में वाटर है हाइड्रोजन का डोनर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनके अंदर हाइड्रोजन का डोनर कौन है? हाइड्रोजन का डोनर है H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ और हो सकता है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? बाय प्रोडक्ट। तो यहां पे ऑक्सीजन इज नॉट बाय प्रोडक्ट, किसमें होगा? जो वाटर को एज अ हाइड्रोजन डोनर नहीं यूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या होते हैं? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो यहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे ए। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहां पे ये आपके सिलेबस के बाहर का है, ये आपको पता होना चाहिए, रोडोस्पाइरिलियम इसका ऑप्शन है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, यहां पे आपको कौन से एलिमिनेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस? जिनके अंदर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो वाटर को एज अ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनर की तरह यूज नहीं करते हैं। तो अभी हमने देखा था रोडोस्पाइरिलियम में तो एनऑक्सीजनिक होता है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। क्रोमैटियम इज ए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। क्लोरोबियम इज ए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बस ऑसिलिटोरिया में होता है, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे ए। देन स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स, क्या होता है स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में होते हैं डार्क रिएक्शन, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और उसके लिए जो एंजाइम्स होंगे वही स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, दैट इज ऑप्शन डी। देन इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, हमने देखा था कि इमर्सन ने जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट और दूसरा रेड ड्रॉप। इसकी वजह से जब उन्होंने मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज किया, यानी कि प्लांट को इल्यूमिनेट किया एक ही किसी लाइट के वेवलेंथ से, तब उन्हें पता चला कि जैसे जैसे हम लाइट की वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं अबाउ 680 नैनोमीटर, तब फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। क्यों? हमें पता है कि PS2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर के आगे इनएक्टिव बन जाता है, ओनली PS1 ही एक्टिव रहता है।
तो इससे हमें क्या पता चला, इससे डिस्कवरी हुई कि दो फोटो सिस्टम है जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप से हमें टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, इसकी डिस्कवरी होती है। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्या है? क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कोई भी नहीं है, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, यानी बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो पिगमेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो पिगमेंट अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। सो क्रोमैटोफोर्स आर infoldings of cell membrane of prokaryotic cell which contains photosynthetic pigment. तो chromatophores takes part in, किस में participate करेगा? Answer is C, that is photosynthesis, right? Okay. फिर which fractions of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by carotenoids of the higher plants? हमने देखा कि हायर प्लांट्स में जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। हमने देखा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली। वो दोनों ब्लू और रेड रीजन में क्या करते हैं, लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो आपने अगर वो ग्राफ सही तरह से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो एब्सॉर्ब करते हैं वायलेट एंड ब्लू लाइट में। सो कैरोटीनॉइड्स एब्सॉर्ब करते हैं वायलेट एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्सॉर्ब करते हैं कौन से लाइट में, ब्लू एंड रेड लाइट में। सो यहां पे भी आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, राइट? ओके, चलिए फिर विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल? अब देखिए क्या है, ये तो वैसे अभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तो बता दिया था आपको कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग विच कंटेन्स क्वाड्रा और टेट्रा, यानी कि 4 पायरॉल रिंग्स, और उन 4 पायरॉल रिंग को ज्वाइन करने वाला एक मैग्नीशियम का एटम सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल में हमेशा याद रखना एक मैग्नीशियम का एटम प्रेजेंट होता है। सो दैट इज मैग्नीशियम, आंसर इज मैग्नीशियम, राइट? ओके, चलिए मैग्नीशियम। उसके बाद क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पायरॉल रिंग 2 हैज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में एक छोटा सा डिफरेंस है। इनमें क्या होता है, इस पोजीशन में जो सेकंड पायरॉल रिंग होती है उसके थर्ड कार्बन पे जो क्लोरोफिल ए होता है वहां पे होता है मिथाइल ग्रुप, और जो क्लोरोफिल बी होता है वहां पे होता है अल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO, और मिथाइल ग्रुप CH3। तो यहां पे हमने कौन सा पूछा हुआ है, क्लोरोफिल ए, इसका मतलब यहां पे कौन सा होगा, मिथाइल ग्रुप। अगर क्लोरोफिल बी पूछते तो क्या होता, अल्डिहाइड ग्रुप होता, ये अल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो याद रखना मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल ए में थर्ड पोजीशन जो पायरॉल रिंग 2 का होता है वहां पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। द कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल इज, अभी हमने देखा था, दैट इज नथिंग बट मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए ऑकर्स इन, अब कहां होता है, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इन ऑल हायर प्लांट्स, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तो सारे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है उनके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जिनके भी अंदर जो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर डेफिनेटली क्लोरोफिल ए होता है। तो इसका आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, दैट इज सी, all oxygen liberating autotrophs, that is which performs oxygenic photosynthesis, right? Okay, चलिए फिर photosynthetic pigments found in the chloroplasts occur in, अब क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो थाइलाकॉइड होता है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, मैट्रिक्स,
क्लोरोप्लास्ट एनवलप, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, दैट इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखना जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। देन उसके बाद अब देखते हैं हम ये लाइट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको आनी चाहिए, राइट? चलिए तो देखते हैं पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उनके 3 प्रोडक्ट है, क्या क्या? एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। इसमें से एटीपी एंड NADPH हम डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करते हैं और जो ऑक्सीजन होता है वो लिबरेट हो जाता है। तो यहां पे हमें पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है लाइट रिएक्शन का, तो एटीपी है, NADPH है और ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट क्या नहीं है? NADH। तो इसका ऑप्शन होगा बी, राइट? ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की लाइट एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करेगा? आपको पता है जो पिगमेंट्स है वही फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, O2, RUBP। तो ऑप्शन क्या होगा? इसके अंदर एक ही पिगमेंट का ऑप्शन है, दैट इज क्लोरोफिल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? ओके, चलिए फिर द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, देखिए फोटोसिंथेसिस को होने के लिए हमें पता है किसकी जरूरत है? एनर्जी की। और वो एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें सनलाइट से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो इसमें हम देखते हैं पहला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एकदम करेक्ट है। एटीपी फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो इसमें हम चूज करेंगे ऑप्शन बी, दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? एक्साइट होता है। फिर NADH2 इज जनरेटेड थ्रू, किससे जनरेट होता है? हमने देखा कि NADH2 कब जनरेट होगा? जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 दोनों मिलके जब काम करेंगे तभी NADH2 तैयार होता है। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तब NADH2 तैयार नहीं होता है, तब ओनली ATP तैयार होता है। तो देखते हैं क्या 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 दिया हुआ है। फोटोसिस्टम 2 एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिस्टम 1। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा अलग है। यहां पे पूछ रहे हैं कि NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, तो हमने देखा था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जब क्या होगा? फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा फोटोसिस्टम 1 से, तब जाके NADP प्लस से NADPH2 बनता था। यानी कि किसके थ्रू बनता है? फोटोसिस्टम 1 के। इसलिए 18 का आंसर हम चूज करेंगे डी, राइट? ओके। देन which of the following pigments act as reaction center during photosynthesis? तो रिएक्शन सेंटर आपको पता है हमेशा रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, और जब फोटोसिस्टम 2 होती है तो उसमें होता है P680 और फोटोसिस्टम 1 में होता है P700। तो यहां पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ, दैट इज P700। तो 19 का हम चूज करेंगे P700, राइट? ओके। देन फेरिडॉक्सिन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था फेरिडॉक्सिन इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है फोटोसिस्टम 1 का। तो यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा फोटोसिस्टम 1, राइट? देन इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, देखिए जब नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तब हमने देखा कि क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल इट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड एज फियोफाइटीन, एंड फ्रॉम फियोफाइटीन इट इज ट्रांसफर्ड डाउनहिल. First it is accepted by plastoquinone and then plastoquinone transfers it to cytochrome B6F complex. तो यहां पे इन्होंने आई थिंक किसको मिस कर दिया? फियोफाइटिन को. तो
तो ये कहां से होगा, देखिए ये कहां से ट्रांसफर करेगा, PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, जैसे मैंने अभी बताया था, राइट। ओके, चलिए, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन in chloroplast the highest number of protons are found in. Now we know that to generate ATP क्या करना पड़ता है, हमें जो थाइलाकॉइड का लूमेन है उसमें प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, कहां पे होगा, दैट विल बी इन लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। सो आंसर इज डी, राइट। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने देखा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे होता है, ऑन इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और वहां पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको जरूरत होती है मैंगनीज, क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयन की। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मैंगनीज, तो हम यहां पे चूज करेंगे मैंगनीज। किसको चूज करेंगे, मैंगनीज को, राइट। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only। बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं कि Z scheme जब दोनों PS2 एंड PS1 इकट्ठा काम करते हैं, यानी जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तभी Z scheme होती है। तो ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। चलिए फिर, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एकदम करेक्ट है, क्योंकि PS2 ओनली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन PS1 जो होता है वो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब साइक्लिक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन तब ओनली PS1 ही फंक्शनल होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। अभी मैंने बताया कि नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो साइक्लिक होता है उसमें बस ATP प्रोड्यूस होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। देन फोर्थ, स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एज वेल एज NADP, करेक्ट। जो स्ट्रोमा लैमेली होता है वहां पे ओनली क्या होता है, PS1 होता है। क्या होता है, ओनली PS1, और वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, इसलिए NADP की भी वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ, ए भी करेक्ट है। तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, करेक्ट कौन कौन सा है हमारे लिए, 2 एंड 4। तो यहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे ए, राइट। ओके, चलिए आगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैंने बताया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP ओनली, नॉन साइक्लिक रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे हम चूज करने वाले हैं ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय। अब देखिए यहां पे तो ऑप्शन होना चाहिए था फियोफाइटीन, बिकॉज फियोफाइटीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटोसिस्टम 2, लेकिन यहां पे वो दिया नहीं है। फियोफाइटीन से आगे जाता है प्लास्टोक्विनोन पे, तो फोटोसिस्टम 2 से आगे हम देखेंगे कि क्विनोन यानी प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, इसलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन ए। देन द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज, यहां पे फिर वही क्वेश्चन है सेम, दैट इज क्विनोन। 2 बार आया हुआ, एक 2008 में, 2007 में, राइट। चलिए वही सेम क्वेश्चन, थोड़े से ऑप्शन अलग अलग दिए हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, पता है हमें, फोटोसिस्टम 2 में फियोफाइटीन, फोटोसिस्टम 1 में आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS हमने लिखा था, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इसका हम चूज करेंगे ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स
फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनमें से कौन सा कंसर्न करता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? एडीपी प्लस एएमपी तो है नहीं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लाइट एनर्जी एटीपी। बाकी यहां पे देखिए एएमपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलिए फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप? अब देखिए क्या है रेड ड्रॉप, यानी कि हम हायर लाइट वेवलेंथ दे रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में से। तो यहां पे हमें पता है कि PS2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर तक एक्टिव रहता है, और जो PS1 रहता है वो 700 नैनोमीटर तक एक्टिव रहता है। तो जब हम क्या करेंगे, रेड ड्रॉप के आसपास जब हम लाइट देते हैं, यानी कि हम 680 नैनोमीटर से भी ज़्यादा जब हम लाइट देते हैं, तो PS2 जो होगा वो इनएक्टिव होगा और PS1 ही बस एक्टिव रहेगा। इसलिए तो रेड ड्रॉप यानी कि रेड लाइट देने की वजह से फोटोसिंथेसिस में जो ड्रॉप होता है उसे हम बोलते हैं रेड ड्रॉप। और फोटोसिंथेसिस में ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि हमने हायर वेवलेंथ की लाइट दी, इसलिए PS2 ने काम करना बंद कर दिया, बस PS1 ही काम करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कौन सा इनएक्टिव होगा? PS2। ऑप्शन इज PS2, राइट। ड्यूरिंग light reaction of photosynthesis, which of the following phenomena is observed during cyclic phosphorylation as well as non-cyclic phosphorylation? हमने देखा था कि cyclic and non-cyclic में कॉमन एक ही चीज है, that is क्या? ऑक्सीजन ATP सिंथेसिस। क्या है कॉमन? ATP सिंथेसिस। बाकी O2 रिलीज एंड NADPH2 फॉर्मेशन साइक्लिक में होता नहीं है, वो बस नॉन साइक्लिक में होता है। तो यहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉमन फॉर साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। चलिए, ए फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18, एक आइसोटोप है ऑक्सीजन का, मोर देन द नॉर्मल से ज्यादा O18 रिलीज करता है। द प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विथ, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, उसका सोर्स क्या होता है? हाइड्रोजन डोनर। और प्लांट में जो हाइड्रोजन डोनर है वो है वाटर, यानी कि वाटर का सोर्स है, ऑक्सीजन का सोर्स है वाटर। तो इस प्लांट को जहां पे हमने देखा कि O18 रिलीज हो रहा है, इसका मतलब उसे हमने वाटर दिया होगा जिसमें ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो यानी हमें चूज करना पड़ेगा वाटर विथ O18। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलिए, फोटोसिस्टम 2 ऑकर्स इन, फोटोसिस्टम 2 ऑकर्स इन। हमने देखा था कि फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो ग्राना पे जो अप्रेस्ड थाइलाकॉइड होता है, जो अप्रेस्ड पार्ट होता है ग्राना का, वहां पे होता है फोटोसिस्टम 2, और फोटोसिस्टम 1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे होता है, और फोटोसिस्टम 1 स्ट्रोमा लैमेली पे भी प्रेजेंट होता है, दोनों जगह होता है। तो हमें यहां पे चूज करना पड़ेगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्राना, राइट। देन NADP प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADPH इन। अब देखिए यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा, क्या चूज करना पड़ेगा यहां पे? देखिए हमने देखा था कि NADP प्लस का जो रिडक्शन होगा वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होगा, यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ही होगा, बाकी साइक्लिक में नहीं होता है। तो हम चूज करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। देन in photosynthesis the light independent reactions take place at, light independent means dark reaction which do not require light energy directly। तो ये रिएक्शन कहां पे होते हैं? तो हमें पता है ये स्ट्रोमा में होते हैं। तो हम क्या चूज करेंगे? वी विल चूज दिस स्ट्रोमल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of, तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है C3 साइकिल का, कैल्विन साइकिल का, वो है क्या? PGA। तो ये कैसे डिस्कवर हुआ था? हमने देखा था कि मेल्विन कैल्विन ने
C14 कार्बन जो एक रेडियो आइसोटोप है कार्बन का, उसको यूज करके जो ग्रीन अलगी थी क्लोरेला, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और पता चला था कि PGA जो है वो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है। समझे? इसलिए हम यहां पे चूज करेंगे डी अलगी। क्या चूज करेंगे? डी अलगी। The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because, क्यों फॉर्म होता है? हमें पता है कि it is formed because of the development of proton gradient माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पे? अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, एंड क्लोरोप्लास्ट में कहां पे? अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होता है, इसी की वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है। तो इसका एक यहां पे ऑप्शन है, बाकी आगे होंगे, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हम चूज करेंगे ए, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplasts and mitochondria is based on, किसके ऊपर? membrane potential, accumulation of Na plus ion, accumulation of K plus ion, proton gradient, अभी मैंने बताया था। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? that is option D. So 42, in C3 plants the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is, तो हमें पता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अभी मैंने बताया था। तो इसका ऑप्शन हम चूज करेंगे ऑप्शन सी, राइट। देन 43, for assimilation of one CO2 molecule the energy required in form of ATP and NADPH2R। देखिए, जब एक CO2 फिक्स होता है C3 साइकिल में, तब हमें उसके लिए चाहिए होते हैं 2 NADH2 और 3 ATP। तो ऑप्शन इसका होगा 3 ATP एंड 2 NADPH2, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ओके। यानी कि एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, एक टर्न ऑफ किसका? C3 साइकिल का, उसमें हमें 3 ATP एंड 2 NADPH2 चाहिए होते हैं। चलिए फिर आगे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट्स फॉर, ये तो आप एक, जब C3 साइकिल होता है या केल्विन साइकिल होता है, तब एक कार्बन का एटम फिक्स होता है। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लूकोज, विच इज अ हेक्सोज शुगर, रिक्वायर्स 6 कार्बन, इसलिए इसके 6 टर्न्स होने जरूरी है। तो इसका ऑप्शन हम चूज करेंगे 6 टाइम्स, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, C3 प्लांट में आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है वो है 5 कार्बन की शुगर, जिसका नाम है RUDP या फिर RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या फिर राइबुलोज डाइफॉस्फेट, कुछ भी बोलो चलेगा। सो RUDP, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने? पीटर मिशेल का कौन सा? कीमिओस्मोटिक थियरी और हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं। देन हाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर, दैट इज ग्लूकोज, अभी हमने देखा था, दैट इज 6 साइकिल जरूरी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 48, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट इज, अभी हमने देखा था, दैट इज RUBP या RUDP, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल C3 प्लांट इज, फिर से वही क्वेश्चन आया, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? RUDP, दैट इज बी ऑप्शन, राइट। Then which technique has helped in investigation of Calvin cycle? Calvin cycle के लिए कौन सी? मैंने बताया था, मेल्विन कैल्विन ने C14 आइसोटोप यूज किया था और हमें पूरी C3 साइकिल बताई थी। तो वहां पे उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक का यूज किया था। तो 50 का आंसर होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, राइट। देन 51, डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन,
पहले बताया लाइट रिएक्शंस ऑन ग्राना, डार्क रिएक्शंस इन स्ट्रोमा। तो लैमिला मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमेले। फोटोसिंथेटिक लैमेले का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक लैमेले का मतलब है थाइलैकॉइड या ग्रैनल थाइलैकॉइड या फिर स्ट्रोमल थाइलैकॉइड। तो इसके बाहर जो स्ट्रोमा का रीजन है वहां पे होता है, तो इसका आंसर होगा सी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे ज्वाइन करता है? हमें पता है डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ही उसका एक्सेप्टर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पीईपी इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, ये देखिए दैट इज C4 प्लांट। C3 में क्या था? RUBP या RUDP था, यहां पे क्या है? C4 में PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इसका आंसर होगा A, C4 प्लांट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, फोटो रेस्पिरेशन से जो लॉस होता है वो नहीं होने दे रही है, इसका मतलब ये C4 प्लांट होगी। हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज इफिशिएंसी, हमने देखा था कि C3 प्लांट से कम पानी चाहिए होता है C4 प्लांट के लिए। शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, हमने देखा था C4 प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर हायर टेम्परेचर्स and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? The plant is C4 plant, so answer is C4, right? Okay, then next question, bundle sheath cells, हमने देखा था जो C4 प्लांट है उनमें क्रान्स एनाटॉमी होती है और उनमें मिजोफिल सेल और दूसरे बंडल शीथ सेल होते हैं। तो जो बंडल शीथ सेल्स जो होंगे वो क्या होगा? हमने देखा था कि जो मिजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर पेप्केज होता है और रुबिस्को एब्सेंट होता है, लेकिन जो बंडल शीथ सेल होंगे उनमें पेप्केज नहीं होगा, क्या होगा? रुबिस्को होगा, राइट? ओके, तो यह आर रिच इन रुबिस्को, ये इसका आंसर होगा, दैट इज आंसर डी इज करेक्ट। देन कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन, हमने देखा था कैम पाथवे, क्रासलूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो डेजर्ट प्लांट है जहां पे पानी की स्कार्सिटी है, तो वहां पे पानी को कंजर्व करने के लिए ये मैकेनिज्म उनमें डेजर्ट प्लांट में डेवलप हुआ है। तो इसके बारे में क्या पूछते हैं? कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन कंजर्विंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ, तो आंसर तो एक ही होगा, दैट इज ए, राइट। इन क्रान्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव, क्या होता है बंडल शीथ सेल? बंडल शीथ सेल्स दे आर प्रेजेंट अराउंड द वास्कुलर बंडल्स, they are tightly packed, that means they do not have intercellular space, they have thick walls because of which they becomes impervious to gases। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है बंडल शीथ सेल की। तो देखते हैं क्या थिन वॉल्स, थिन वॉल तो नहीं होंगे, मेनी इंटरसेलुलर स्पेस, गलत। थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर C4 प्लांट है, C4 प्लांट के अंदर जो भी सेल्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है C4 प्लांट का वो C3 प्लांट से डबल है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट लग रहा है और यही ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन बी आपको चूज करना पड़ेगा, आगे के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए द नेक्स्ट MCQ हम देखेंगे 58 दिस वन 58। चलिए, स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। क्या पाथवे दिया है? दिस पाथवे इज एक्चुअली C4 पाथवे, और C4 पाथवे में यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको फिगर शायद ठीक से नहीं दिखेगा, सो विल स्किप दिस, विल मूव ऑन टू 59th क्वेश्चन। क्रान्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स ऑफ, हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे C4 प्लांट के, दैट इज SMS, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम, शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाया था SMS। तो कौन सा है इसमें? तीनों में से शुगर केन दिया हुआ है, तो 59 का आंसर होगा क्या? शुगर केन। देन दी C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज द CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। ये एक्चुअली ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा आपको। दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर द CO2 कंपेंसेशन पॉइंट इज मोर। व्हाट इज CO2 कंपेंसेशन पॉइंट?
It is the level of CO2 at which the rate of photosynthesis and rate of respiration becomes equal. That is called as CO2 compensation point. Please remember, CO2 compensation point of C4 plant is less. It is 0 to 10 ppm, and it is for C3 plant it is 25 to 100 ppm. That means CO2 compensation point for C3 plant is greater. That's why if the CO2 level increases in atmosphere, then the rate of photosynthesis will definitely increase in C3 plants, because present level of CO2 is limiting factor for C3 plants, not for C4 plants. तो ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे more नहीं less होना चाहिए था. And CO2 generated during photorespiration is trapped and recycled through PEP carboxylase. This is also a wrong option. So the correct option is B, that is they have more chloroplasts, right? Then 61, in leaves of C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixation occurs in, किसमें होगा? मैलिक एसिड हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन C4 प्लांट में मिजोफिल सेल में होता है और उससे क्या C4 एसिड बनता है. मैलिक पहले तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, फिर उससे कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड बनता है. तो वो किस में होगा? वो होगा मिजोफिल सेल में. तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी, दैट इज मिजोफिल सेल्स. देन इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन ऑकर्स इन द सेल ऑफ, फिर वही क्वेश्चन है, दैट इज मिजोफिल. देखिए 2 बार 2007 2008 दोनों बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट? चलिए फिर देखते हैं हम 63rd नंबर का क्वेश्चन. एज कंपेयर्ड टू C3 प्लांट्स, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plant? अब hexose sugar बनाना है, यानी हमें 6 टर्न लेने पड़ेंगे इस साइकिल के. हमने देखा था कि C3 प्लांट में 1 टर्न के लिए हमें, यानी कि 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 लगते थे. लेकिन C4 में हमें 2 एक्स्ट्रा ATP लगते हैं फॉर रीजनरेशन ऑफ पेप. उसके रीजनरेशन के लिए हमें क्या 2 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि C4 में 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADPH2 लगते हैं. इसका मतलब अगर एक हेक्सोज हमें बनाना है, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो ऐसे 6 टर्न करने पड़ेंगे. तो 5 6 जा 30 ATP लगेंगे और 5 2 जा 10 NADPH2 लगेंगे. तो हमें तो यहाँ पे क्या पूछा है? बस ATP पूछा है. तो हम क्या चूज करेंगे? कितना ज्यादा लगेंगे? तो हमें ज्यादा कितने लगेंगे? 2 6 2 जा 12. तो 12 ATP हमें ज्यादा लगेंगे C3 से C4 में, राइट? Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 level because, क्यों? क्योंकि यहां पे जो CO2 का फिक्सेशन है वो ऐसा एंजाइम करता है जो बस कार्बोक्सिलेज है, यानी कि पेप्केज, उसकी एफिनिटी CO2 के लिए बहुत ज्यादा है. C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन रुबिस्को करता है, जो कि ऑक्सीजनेज भी है. जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा. इसलिए C3 प्लांट में जो C3 प्लांट के लिए CO2 का लेवल ज्यादा होना जरूरी है, C4 प्लांट के लिए वो जरूरी नहीं है. तो हम देखेंगे इसको, इसका ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा हमें, देखते हैं. इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीथ सेल्स. रुबिस्को इन C4 प्लांट्स हैज हायर एफिनिटी. 4 carbon acid are the primary initial. The primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase, that is pepcase. तो यही ऑप्शन है, that is option D is correct. हम इसको चूज करेंगे ऑप्शन D, right? Next MCQ. In sugarcane plant, sugarcane हमने देखा है C4 प्लांट है. So in sugarcane plant CO2, यहां पे कार्बन जो है, CO2 में जो कार्बन का सोर्स है वो क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, दैट इज 14, इज फिक्स्ड टू मैलिक एसिड इन विच द एंजाइम दैट फिक्सेस CO2 इज, कौन सा होगा? C4 प्लांट है तो CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम क्या होगा? पेप्केज. तो आपको चूज करना पड़ेगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज. दिस इज द एंजाइम. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? फिर
स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स क्या है? हमने देखा था कि कैम प्लांट्स कौन से प्लांट है? कैम प्लांट्स है आपके डेजर्ट प्लांट्स, और वो क्या नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते दिन में स्टोमाटा को ओपन रखना। क्यों? अगर दिन में स्टोमाटा को ओपन रखेंगे, ड्यू टू हीट लॉट ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट, तो वाटर कंजर्व करने के लिए उनको स्टोमाटा दिन में बंद रखना पड़ता है और नाइट में ओपन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए, राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पेयर इज रॉन्ग? कौन सा पेयर रॉन्ग है? तो देखते हैं। C3 मेज, हमें पता है C3 जो मेज है, अभी मैंने आपको बताया था मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम, ये C4 प्लांट है। तो ये मेज जो है वो C3 प्लांट नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन तो यही है। बाकी के ऑप्शन C4 क्रांज एनाटॉमी कलेक्ट है, काल्विन साइकिल PGA, हैच स्लैक साइकिल OAA। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये C4 साइकिल है, डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ही करेक्ट ऑप्शन है इसका, राइट? ओके, which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plant? तो अभी हमने देखा कौन सा है वो, पेपकेज कार्बोक्सिलेज, D is the correct option. Now question number 69. In C4 plant CO2 combines with, CO2 किसके साथ कंबाइन करेगा? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के साथ में। और C4 प्लांट में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दैट इज PEP। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए इज करेक्ट। इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय स्क्लेरेनकाइमा। यहां पे सेल पूछा है, हमने देखा है दो टाइप के सेल है C4 प्लांट में, मिजोफिल एंड बंडल शीथ। मिजोफिल सेल में क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है, और जो बंडल शीथ सेल है उसमें C3 साइकिल रन करती है। तो इसका 70 का आंसर होगा C, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या बोल रहा है? The CO2 fixation during C4 pathway occurs in the chloroplast of, CO2 फिक्सेशन C4 प्लांट में किसके क्लोरोप्लास्ट में होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा CO2 का फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में CO2 का फिक्सेशन होता है, प्लीज रिमेंबर। और जो मिजोफिल सेल है उसके साइटोप्लाज्म में CO2 का फिक्सेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हम चूज करेंगे ऑप्शन बी, दैट इज बंडल शीथ सेल्स, राइट? क्लोरोप्लास्ट पूछा हुआ है इसलिए ऑप्शन चूज करेंगे बी। 72 विच वन इज ए C4 प्लांट? तीन ही मैंने आपको बताए थे, मेज, शुगर केन, सॉर्गम। तो यहां पे मेज दिया हुआ है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 73, the enzyme that catalyzes carbon dioxide fixation in C4 plant is, कौन सा होगा? कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, देखिए, पेप कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन होगा पेप कार्बोक्सिलेज। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज, ये भी अभी हमने देखा था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इसका ऑप्शन होगा ए। देन 75th नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। क्रान्स एनाटॉमी इज टिपिकल ऑफ, किसका है? C4 प्लांट में ही क्रान्स एनाटॉमी पाई जाती है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। तो यहां पे क्रान्स एनाटॉमी का ऑप्शन के लिए चूज करेंगे हम C4 प्लांट्स। इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन, मैंने अभी आपको बताया था कि CO2 का फिक्सेशन साइटोप्लाज्म ऑफ मिजोफिल सेल में होता है, और C3 साइकिल कैल्विन साइकिल ऑपरेट होती है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। तो आपको यहां पे चूज करना पड़ेगा क्या? स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ सेल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए हमने देखा था कि जब भी फोटो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब रुबिस्को एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजनेज, वो कब एक्ट करता है? जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हो या फिर CO2 का लेवल कम हुआ हो। और वहां पे जब RUBP के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है तब एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्म होता है? PGA का, 3 कार्बन शुगर, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है
2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट का, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3C का कंपाउंड, बिल्कुल नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन। तो ऑप्शन यहां पे हम मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करेंगे, दैट इज बी। यहां पे और भी देना चाहिए था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। चलिए, द प्रोसेस which makes major difference between C3 and C4 plant। major difference तो फोटो रेस्पिरेशन का है। हम जानते हैं C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा C, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, सेम क्वेश्चन है, C3 C4 प्लांट, आपको चूज करना पड़ेगा फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज D। देखिए कितनी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। देन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन is, the correct sequence of cell organelles during photorespiration is, हम जानते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आपको यहां पे चूज करना पड़ेगा क्या, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पैरोक्सिसोम, इसको चूज करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं करेक्ट सीक्वेंस इज क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज सी, इसको हम चूज करेंगे। C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू, हमने देखा था क्या, हायर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या होते हैं उनमें, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो चलिए यहां पे हायर लीफ एरिया एक ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन यहां पे है क्या है, दूसरा ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दी लीफ सेल, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो यहां पे देखिए ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन हमें चूज करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे दैट इज डी, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। इसकी वजह से उनमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होता है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग reaction occurs in, during photorespiration the oxygen consuming reaction occurs in। ये आपके सिलेबस के बाहर का है, फिर भी इसका अगर ऑप्शन हमें चूज करना होगा तो हम चूज करेंगे स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम, सी इसका ऑप्शन चूज करेंगे, राइट। ओके चलिए, ये नहीं है आपके लिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 82 देन 83, which one of the following is wrong in relation to photorespiration? It occurs in chloroplast, it occurs in a daytime only, it is a characteristic of C4 plants, it is a characteristic of C3 plants। which one of the following is wrong? तो C4 प्लांट का तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नहीं, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हम चूज करेंगे। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ C3 प्लांट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहां पे चूज करेंगे ऑप्शन सी को। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, क्या क्या फेवर करता है फोटो रेस्पिरेशन को? फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करता है हायर टेम्परेचर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहां पे आप चूज करेंगे हाई टेम्परेचर एंड लो O2, रॉन्ग। हाई ह्यूमिडिटी, कोई रोल ही नहीं है। हाई O2 एंड लो CO2, करेक्ट। हाई CO2 एंड लो O2, तो यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ओके देन 85th, the substrate for photorespiration is, क्या होता है? मैंने बोला था 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो इसका ऑप्शन हम चूज करेंगे बी, फॉस्फोग्लाइकोलेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate। यस, C3 प्लांट में अगर हम इसका क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर में CO2 का, तो C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। तो ए तो करेक्ट है, हमें क्या चूज करना है? नॉट करेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आगे के देखते हैं कौन कौन से है। So C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum। गलत स्टेटमेंट है,
हमने देखा था कि C3 प्लांट का मच लोअर ऑप्टिमम है टेम्परेचर का और C4 प्लांट का कंपैरेटिवली हायर है, तो ये बी तो इनकरेक्ट है। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप, ये हमने देखा था। इसको हमने क्या बोला था, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से टोमेटो का यील्ड बढ़ जाता है। टोमेटो एंड बेल पेपर दो प्लांट हमने देखे थे। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर बी इज इनकरेक्ट, तो इसको हमें चूज करना पड़ेगा, राइट। देन प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव, क्या होगा, उनमें जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होगा वो लार्ज होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब कर सकेंगे। सो लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट्स, जो सन में ग्रो करते हैं उनसे ज्यादा लार्ज होगा, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो इसको हम चूज करेंगे, राइट। ओके, देन चलते हैं 88। The rate of photosynthesis is higher in very high light, continuous light, red light, green light। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है ब्लू एंड रेड लाइट में। क्यों? क्योंकि वही लाइट क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है वो एब्सॉर्ब करती है। तो यहां पे रेड लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम चूज करेंगे रेड लाइट। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय, हमें पता है ब्लैकमैन ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। At a temperature above 35 degrees Celsius, rate of photosynthesis will decline earlier than that of respiration. Rate of respiration will decline earlier, बिल्कुल नहीं होगा। There is no fixed pattern, both decline simultaneously। इसका आंसर ए होगा, जब भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट पहले डिक्लाइन करेगा और फिर रेस्पिरेशन का रेट एनर्जी कम होने की वजह से डिक्लाइन करेगा। चलिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आज हमने मैक्सिमम जो PYQs है उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।